1970s के दशक में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स एक्सरेज की मदद से यूनिवर्स को सभी डायरेक्शन से स्कैन कर रहे थे। तभी उस स्कैनिंग के दौरान उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसे देख पूरी स्पेस कम्युनिटी हक्की बक्की रह गई। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, हमारे अपने सोलर सिस्टम के चारों ओर 1000 लाइट ईयर्स दूर दूर तक मैटर है ही नहीं, बल्कि एक ऐसा विशाल सा वॉइड है जिसमें पिछले 14 मिलियन सालों में एक स्टार तक फॉर्म नहीं हुआ है। यस, दैट्स ट्रू एंड दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। आई मीन, जहां पर हर 2 लाइट ईयर में एक स्टार जन्म लेता है, वहीं यहां पर दूर दूर तक कोई स्टार फॉर्मेशन का नामो निशान ही नहीं है। एंड हेंस वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि हमारी पृथ्वी, हमारा एंटायर सोलर सिस्टम एक बबल के अंदर कैद है, जिस बबल को उन्होंने नाम दिया द लोकल बबल। इस पर और रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि आज पृथ्वी पर जो भी लाइफ पॉसिबल हो पाई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पॉसिबल हो पाए हैं, वो भी इसी बबल की देन है। पर आखिर कैसे? और आखिर कैसे ये बबल फॉर्म हुआ और कैसे हम इस बबल के अंदर पहुंचे? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट इन आवर टुडेस वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया कि पिछले 50 सालों से हमें यह तो पता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक बबल से घिरा हुआ है, लेकिन वो बबल आखिर बना कैसे, उसका प्रिसाइज साइज क्या है, उसका शेप क्या है, ये सारे सवाल फॉलोइंगली मन में खड़े होते हैं, राइट? वेल, ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे साइंटिस्टों के लिए कई सालों तक चलने वाली पहेली थी, और हाल ही में अभी ही एक रिसर्च ने इस बबल के एग्जिस्टेंस की गुत्थी को सुलझा दिया है। सो बेसिकली, सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स CFA की डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट कैथरीन जकर ने सोचा कि क्यों ना अपनी टीम को साथ लेकर मिल्की वे के ओरियन आर्म का एक 3D मैप बनाया जाए। आखिर हमारा सोलर सिस्टम भी तो इसी आर्म में स्थित है, और सोलर सिस्टम के अराउंड बबल जैसा कुछ है या नहीं, ये भी हम इस चीज से पता लगा पाएंगे, और यूनिवर्स के और भी कई सारे राज एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली खोज पाएंगे। सो अब उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि ये आखिर करे कैसे? वेल, इस काम के लिए उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी की मदद ली। अब ये ऑब्जर्वेटरी इतनी पावरफुल है कि आंखों को दिखाई देने वाली लोएस्ट फेंटनेस से भी 4000 गुना ज्यादा फेंट ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन एक्यूरेसी के साथ ये नाप सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, जस्ट टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, आप 1000 किलोमीटर की दूरी से एक ह्यूमन हेयर का डायमीटर तक इससे नाप सकते हो। और इसी की मदद से फाइनली जकर और उसकी टीम को ओरियन आर्म 3D मैप बनाने में सफलता मिली। अब जब इस टेक्निक की मदद से कैथरीन और उनके टीम ने उनके 3D मॉडल में सभी स्टार्स और गैस क्लाउड्स की पोजीशन और मूवमेंट को रिवर्स में प्ले किया, तब ये पता चला कि ये जो लोकल बबल है, ये तो सिर्फ अराउंड 14 मिलियन साल पुराना है। और इस बबल फॉर्मेशन की शुरुआत यूनिवर्स में हो रहे स्टार फॉर्मेशन से हुई थी। कहने का मतलब यह है कि आज जहां पर ये बबल मौजूद है, वहां पर पहले 15 मैसिव स्टार्स हुआ करते थे, और जब वो अपने लाइफ साइकिल के अंतिम चरण तक पहुंचे, उन्होंने एक एक करके सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फटना शुरू कर दिया। नाउ जस्ट इमेजिन, एक पाउडर से भरा बॉल है जिसके बीचों बीच हमने एक बॉम्ब रखा है। अब जैसे ही वो बॉम्ब फटेगा, उसके आजू बाजू में मौजूद पाउडर बाहर की तरफ फेंक दिए जाएंगे, राइट? और बस यूनिवर्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां एक नहीं बल्कि 15 बॉम्ब्स फटे, आई मीन स्टार्स। तो अब इमेजिन करो कि इससे कितनी भारी मात्रा में गैसेस, डस्ट बाहर की तरफ पुश हुए होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। 15 सुपरनोवे में से इतनी भारी मात्रा में एनर्जी बाहर निकली कि उसने उस पूरे रीजन में मौजूद इंटरस्टेलर मटेरियल को बाहर की तरफ पुश किया और उस रीजन को पूरी तरह से खोखला कर दिया। और अब क्योंकि इस एक्सप्लोजन की वजह से उस रीजन में मौजूद बाकी मटेरियल्स के साथ साथ स्टार क्रिएटिंग मटेरियल जैसे कि हाइड्रोजन भी बबल के एज पर जमा हो गए, तो इनडायरेक्टली वो एक स्टार फॉर्मिंग रीजन बन गया। और अगर आज की तारीख में देखा जाए, तो आज इस पूरे बबल के सरफेस पर 7 स्टार फॉर्मिंग रीजन्स मौजूद है। और हाल ही में जब इन्हें स्टडी किया जा रहा था, तब इनके पोजीशंस के बेसिस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि हमारा जो बबल है वो कोई बबल शेप का तो है ही नहीं, वो एक रैंडमाइज्ड ब्लॉब शेप का है, जस्ट लाइक अ पीनट, जो कि खुद भी 6.4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। रिसर्च में एक और एक चीज सामने आई कि हमारी पृथ्वी, इनफैक्ट पूरा सोलर सिस्टम, इस बबल के एकदम बीचों बीच मौजूद है, एकदम सेंटर में। बट यहां पर अभी नेक्स्ट सवाल आता है कि हमारे पृथ्वी को बने तो 4.5 बिलियन ईयर्स हुए और सन को 4.6 बिलियन ईयर्स, और ये ब्लॉब तो कुछ 14 मिलियन साल पहले बना है। तो फिर ये लोग इस बबल के बीच में आखिर आए कैसे? और इतना ही नहीं, जैसे हमने जाना कि 15 सुपरनोवे होने के बाद ये बबल बना है, तो फिर आखिर सोलर सिस्टम सरवाइव कैसे किया? बिकॉज एज यू नो, अगर हम किसी भी रैंडम सुपरनोवा की बात करें, तो उससे निकले हुए शॉक वेव्स में पूरी ताकत होती है कि वो पृथ्वी जैसे किसी प्लैनेट को मिनटों में डिस्ट्रॉय कर दे। सो डेफिनेटली द क्वेश्चन फॉलोज कि अगर हम इसके अंदर थे, तो अब तक हम जिंदा कैसे हैं?
अगर ये क्लेम आपको यहां तक बिलीव नहीं हो रहा तो वैज्ञानिकों का एक दावा है कि इन्हीं सुपरनोवा ने एक्चुअली लाइफ को पृथ्वी पर पॉसिबल भी किया एंड इसी की वजह से आज के तारीख में हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस तक हो पाए हैं। पर आखिर कैसे एक बबल मिनटों में सब कुछ तबाह कर सकता है और सब कुछ पैदा भी कर सकता है? वेल, सब कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, राइट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। आइए एक एक सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। वेल फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले हम सन के पोजीशन की बात करें तो देखो, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। हमारा सोलर सिस्टम पहले से इसके अंदर नहीं है, बल्कि वो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का चक्कर काटते काटते इसके अंदर आ फंसा है। और सिर्फ अपना सोलर सिस्टम ही नहीं, बल्कि ऐसे और भी कई स्टार्स है जो इस बबल के थ्रू गैलेक्सी के अराउंड घूम रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में से चीजें अंदर बाहर हो सकती है, लेकिन स्टार फॉर्मिंग मैटर ना होने के कारण कोई स्टार्स इसमें फॉर्म नहीं हो सकते। चलो पहले सवाल का तो जवाब आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आखिर कैसे हम इस एक्सप्लोजन से बच गए? सुपरनोवा, यहां पर 15 सुपरनोवे से कोई बच सकता है क्या? वेल, वी ऑल नो कि सुपरनोवा से निकलने वाली रेडिएशंस कोई नॉर्मल कॉस्मिक रेडिएशन नहीं होती है जिसे किसी भी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर आसानी से फिल्टर आउट कर सके। इन कॉस्मिक रेडिएशन का एक लीथल डोज सन से निकलने वाली रेडिएशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, और अगर पृथ्वी पर इस वक्त गिर गया तो वो ओजोन लेयर से पास होने के बाद भी इतना पावरफुल होगा कि पृथ्वी पर रहने वाले हर छोटे से छोटे जीव कुछ मिनटों में ही तबाह हो जाएंगे। बट लकीली जब पहले 13 सुपरनोवा हो रहे थे तब हम इस रीजन में मौजूद ही नहीं थे, और इसीलिए पृथ्वी पर इनका कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद अगले 2 सुपरनोवे के वक्त भी हम उनसे 300 लाइट ईयर्स दूर थे, और इसीलिए ज्यादा कुछ इंपैक्ट हम पर नहीं हुआ। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम बाल बाल इन 15 सुपरनोवे से बच गया, और हमें सिर्फ इन सुपरनोवे से निकले डस्ट और गैसेस का ही सामना करना पड़ा, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। आई नो फर्स्ट टाइम सुनने में ये लॉजिकल लगेगा, बट दैट्स अ फैक्ट। सुपरनोवे लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। दरअसल आखिरी 2 सुपरनोवे लगभग आज से 2.2 से 2.5 मिलियन साल पहले हुए थे, और इंटरेस्टिंगली हमारी पृथ्वी पर आखिरी आइस एजेस भी उसी वक्त हुआ था, व्हिच लेड टू मास एक्सटिंक्शन। और इस तबाही में पृथ्वी पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स का काउंट धीरे धीरे कम होने लगा था, जिस वजह से फिर एक बार हरी भरी पृथ्वी खंडर जमीन में तब्दील हो रही थी। बट ऑल थैंक्स टू सुपरनोवे, जिसने पृथ्वी को एक और बार उभरने का मौका दिया। बेसिकली सुपरनोवे से निकले हुए डस्ट ने पूरे अर्थ के सरफेस को आयरन से ढक दिया, और अब क्योंकि आयरन के पास यूनिक प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे वो अपने आउटर शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर लूज करके मल्टीपल रिएक्शंस फॉर्म कर सकते हैं। आयरन की इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके ऑर्गेनिक सेल्स में बायोकेमिकल प्रोसेसेस की शुरुआत होने लगी, जिसकी मदद से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे कि डीएनए सिंथेसिस और सेल्यूलर एनर्जी जनरेशन रैपिडली इंक्रीज होने लगा। पर जैसे कि हमें पता है, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग आल्सो हैज एन एंडिंग। इस बबल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इस बबल का एक्सपेंशन रेट वक्त के साथ साथ कम होते जा रहा है, यानी फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बबल का एक्सपेंशन रेट पूरी तरीके से रुक जाएगा और फिर एक बार ये बबल गैलेक्सी में घुल जाएगा। पर इस प्रोसेस के लिए अभी आज से कई मिलियन साल लगेंगे, और शायद तब तक हमारा सोलर सिस्टम ही इस बबल से बाहर निकल जाए। पर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस पर अभी भी रिसर्चेस जारी है। साथ ही साइंटिस्ट यूनिवर्स में मौजूद और भी ऐसे बबल्स को खोज रहे, सो दैट हम मिल्की वे की हिस्ट्री और गहराई में जान सके। लेकिन फ्रेंड्स, अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। मिल्की वे में ऐसे और 3 बबल्स मौजूद है, लूप 1, लूप 2 और लूप 3। इनफैक्ट लूप 1 बबल और लोकल बबल यानी हमारा बबल एक दूसरे से एक टनल के जरिए इंटरकनेक्टेड है, जिस टनल को लूपस टनल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों बबल्स आपस में हुए इंटरैक्शन की वजह से कनेक्ट हुए हैं, या फिर ये एक ही बबल है जो अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? वेल, आपकी इस पर क्या राय है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।